हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हमारा जो ये चैप्टर चल रहा था 11th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा 8 चैप्टर था संस्कृतियों का टकराव। ठीक है, और उसी में हम अब आगे चलेंगे और आज चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 9 चैप्टर होगा वो शुरू करेंगे। और ये है, यहाँ से शुरू करेंगे हम आज कैब्राल और ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील पर पुर्तगालियों का कब्जा तो इत्तेफाक से हुआ था, यानी अचानक से ही। और सन 1500 में ही पुर्तगाली निवासी पेड्रो अल्वारिस कैब्राल जहाजों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था। तूफानी समुद्रों से बचने के लिए उसने पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया था। ठीक है, और यह देखा कि उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया है जिसे वर्तमान में ब्राजील कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका का यह पूर्वी भाग उस क्षेत्र में आता था जिसे पोप ने पुर्तगाल को सौंप रखा था, इसलिए वे अविवादित रूप से इसे अपना इलाका मानते थे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। पुर्तगालवासी ब्राजील की बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक थे, क्योंकि ब्राजील में सोना मिलने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन वहां एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया था, और यह संपदा थी टिम्बर, यानी इमारती लकड़ी जो थी वो थी। और ब्राजील वुड वृक्ष, जिसके नाम पर यूरोपवासियों ने इस प्रदेश का नामकरण किया था, से एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। ब्राजील के मूल निवासी लोहे के चाकू, छुरियों और आरी जो होती थी उसके बदले, जिन्हें अद्भुत वस्तु मानते थे, इन पेड़ों को काटने और इनके लट्ठे बनाकर जहाजों तक ले जाने के लिए तुरंत तैयार हो गए थे। और एक हाथ से चाकू या कंघे के बदले में ढेरों मुर्गियां, बंदर, तोते, शहद, मोम, सूती धागा, अन्य न जो चीजें थी वो भी गरीब, जो भी इन गरीब लोगों के पास थी, देने को ये तैयार रहते थे। तुम फ्रांसीसी और पुर्तगाली लोग इस लकड़ी की तलाश में इतनी दूरी से यहाँ क्यों आते हो? क्या तुम्हारे देश में लकड़ी नहीं है? एक मूल निवासी ने फ्रांसीसी पादरी से यह सवाल पूछा था। चर्चा के अंत में उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल बावले हो। तुम लंबा समुद्र पार करते हो, घोर परेशानियां झेलते हो और इतना कठिन परिश्रम करते हो किस लिए? पूछता है। अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए ही ना? क्या जिस भूमि ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया वह तुम्हारे बच्चों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं है? हमारे भी माता पिता और बच्चे हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें यह पक्का विश्वास है कि जिस भूमि ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया हुआ उनका भी भरण पोषण कर देगी। इसलिए हम लोग आगे की चिंता किए बिना ही आराम की जिंदगी जीते हैं, ये ब्राजील मूल निवासी ने कहा था। इमारती लकड़ी के इस व्यापार की वजह से पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच भयंकर लड़ाइयां भी हुई और अंततः पुर्तगालियों की जीत हुई, क्योंकि वे स्वयं तटीय क्षेत्र में बसना और उपनिवेश बनाना चाहते थे। 1534 में पुर्तगाल के राजा ब्राजील के तट को 14 आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया। उनके मालिकाना हक उन पर पुर्तगालियों को सौंप दिए जो वहां अस्थायी रूप से रहना चाहते थे, और उन्हें अस्थायी जो लोग थे उन लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया गया था, उनको गुलाम बनाने का। बहुत से पुर्तगाली बासिंदे भूतपूर्व सैनिक थे जिन्होंने भारत के गोवा क्षेत्र में लड़ाइयां लड़ी थी, और स्थानीय लोगों के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत क्रूर था। 1540 के दशक में पुर्तगालियों ने बड़े बड़े बागानों में गन्ना उगाना और चीनी बनाने के लिए मिलें चलाना शुरू कर दिया। यह चीनी यूरोप के बाजारों में बेची जाती थी। बहुत ही गर्म और नम जलवायु होती थी वहां पे, और चीनी की मिलों में काम करने के लिए वे स्थानीय लोगों पर निर्भर थे। जो स्थानीय लोग थे, निवासी थे वहां के, उन पर निर्भर थे। जब उन लोगों ने इस थकाने वाले नीरस काम को करने से इनकार कर दिया तो मिल मालिकों ने उनका अपहरण करवाकर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस थकान वाले काम को, नीरस जो काम, इंटरेस्टिंग काम नहीं था, नीरस था, उसको करने के लिए इन्होंने मना कर दिया। तब स्थानीय लोग इन गुलाम बनाने वाले मिल मालिकों से बचने के लिए गांव छोड़कर जंगलों की ओर भागने लगे, और ज्यों ज्यों समय बीतता गया तटीय क्षेत्र में मुश्किल से
कोई इक्का दुक्का ही स्थानीय लोगों का गांव बचा, लेकिन उनके बदले यूरोपीय लोगों के सुनियोजित कस्बे बस गए। मिल मालिकों को गुलाम बनाने के लिए, गुलाम जो है लाने लाने के लिए मजबूर होकर एक दूसरे स्रोत यानी पश्चिमी अफ्रीका की ओर उन्हें मुड़ना पड़ा। लेकिन स्पेनी उपनिवेशों में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी और वहां एज़टेक और इंका संप्रदायों के अधिकांश लोगों से खादानों और खेतों में काम कराया जाता था। इसलिए स्पेनी बासिंदों को औपचारिक रूप से उन्हें गुलाम बनाने अथवा कहीं और से गुलाम बनाने की लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। और 1549 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित की गई और बहिया सेल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाया गया। इस समय तक जेसुइट पादरियों ने बाहर ब्राजील जाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय बासिंदे इन जेसुइट पादरियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे मूल निवासियों के साथ दया का बर्ताव करने की सलाह देते थे और निडरता पूर्वक जंगलों में जाकर उनके गांव में रहते हुए यह सिखाते थे कि ईसाई धर्म एक आनंददायक धर्म है, उसका आनंद लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि ये धर्म प्रचारक दास प्रथा की कड़े शब्दों में आलोचना करते थे। ये भी पढ़ लेते हैं हम राइट साइड में। घर या परिवार इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं है कि उसका भरण पोषण दूसरों के खून पसीने की कमाई से हो। जो भी आदमी दूसरों की स्वतंत्रता छीनता है, उस स्वतंत्रता को वापस लौटाने की क्षमता रखते हुए भी नहीं लौटाता, वह अवश्य ही महापाप का भागी होता है। ये विचार है ब्राजील में 1640 के दशक में रहने वाले जेसुइट पादरी एंटोनियो बिएरा के। ठीक है। अब यहाँ चलते हैं विजय उपनिवेश और दास व्यापार। तो जो अभियान पहले अनिश्चित परिणाम वाली यानी कोई निश्चित परिणाम नहीं था, समुद्री यात्राओं के रूप में शुरू हुए थे, आगे चलकर उनका यूरोप, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री परियोजनाओं ने एक महासागर से दूसरे महासागर तक के अटूट समुद्री मार्ग खोल दिए। इससे पहले तक इनमें से अधिकांश मार्ग यूरोप के लोगों के लिए अज्ञात थे, यानी उनके बारे में नहीं जानते थे और कुछ मार्गों को तो कोई भी नहीं जानता था। तब तक कोई भी जहाज कैरिबियन या अमेरिका महाद्वीपों के जल क्षेत्रों में नहीं घुसा था। दक्षिणी अटलांटिक तो पूरी तरह अछूता था। किसी भी जहाज ने उसके पार जाना तो दूर, उसके पानी में भी प्रवेश नहीं किया था और न ही कोई जहाज दक्षिणी अटलांटिक से प्रशांत महासागर या हिंद महासागर तक पहुंचा था। 15वीं शताब्दी के अंतिम और 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में ये सभी साहसिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। प्रारंभिक समुद्री यात्रियों के अलावा अन्य यूरोप वासियों के लिए भी अमेरिका की खोज के दीर्घकालीन परिणाम निकले। सोने चांदी की बाढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का और अधिक विस्तार करा। ठीक है। 1560 से 1600 तक सैकड़ों जहाज हर वर्ष दक्षिणी अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन को ले जाते थे। ठीक है, ले जाते रहे। और लेकिन मजेदार बात यह हुई कि इसका लाभ स्पेन और पुर्तगाल को उतना नहीं मिल पाता था। उन्होंने अपनी भारी भरकम मुनाफों को आगे व्यापार या अपने व्यापारी जहाजों के बेड़ों को विस्तार करने में नहीं लगाया। उनकी बजाय अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित ऐसे अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जिन्होंने खोजों का लाभ उठाया। उनके सौदागरों ने बड़ी बड़ी संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए, उपनिवेश स्थापित किए और यूरोप वासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाली नई नई चीजों जैसे तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी और ककाओ, रबड़ आदि से परिचित कराया था। इसके अलावा यूरोप अमेरिका से आने वाली नई फसलों, विशेष रूप से आलू, लाल मिर्च से परिचित हो गया। ठीक है। यूरोप अमेरिका से ये फसलें आती थी, आलू है और लाल मिर्च। फिर ये फसल यूरोप वासियों द्वारा आगे भारत जैसे अन्य देशों में लाई गई। आलू यहाँ का नहीं, हमारे यहाँ का जान लीजिए, आलू बाहर से आया है और अमेरिका से आया है, मक्का बाहर अमेरिका से आया है। उत्तरी तथा दक्षिणी
अमेरिका के मूल निवासियों के लिए इन अभियानों के अनेक तात्कालिक परिणाम हुए, जैसे मार काट के कारण मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो गई, मारा पीटा गया, उन्हें जान से मार दिया गया, काटा पीटा गया। उनकी जीवन शैली जो थी उनका भी विनाश हो गया, वो खत्म हो गया। उन्हें गुलाम बनाकर खानों में जो खान होते थे, बागान थे, जो बगीचे कारखाने थे, उनसे उनमें काम लिया जाने लगा। ठीक है। अनुमानित आंकड़ों से यह पता चलता है कि विजयपुर मैक्सिको की जनसंख्या 3 करोड़ से 3.75 3 ये करोड़ तक रही होगी। 3 करोड़ से यानी 375 करोड़ तक रही होगी। इंडियन क्षेत्र की भी यही स्थिति थी, जबकि मध्य अमेरिका में यह 1 करोड़ से 1.3 करोड़ के बीच थी। और यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ के स्थानीय लोगों की जनसंख्या 7 करोड़ थी, और फिर 150 साल बाद उनकी जो आबादी घटकर केवल 35 लाख रह गई। 7 करोड़ से 35 लाख, 1 करोड़ भी नहीं बची। इस जनहानि के लिए लड़ाइयां और बीमारियां प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, यानी बीमारियां भी बहुत हुआ करती थी पहले, और लड़ाइयां भी हुआ करती थी। अपने आप को स्थापित करने के लिए व्यक्ति दूसरों को मारता फिरता था। दक्षिणी अमेरिका के एक ठेठ स्पेनी नगर का रेखांकन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेखांकन है। और इंडियनों के घर, मुख्य चौराहा, चारागाह, बाग, ये बगीचा है, पादरियों के घर हैं, गार्ड का घर है, सैनिकों के यहाँ पे घर दिखाया है, रेखांकित किया गया है। तो दक्षिण अमेरिका के ठेठ स्पेनी नगर का ये रेखांकित किया गया है। उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली वह होती है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों को स्वामित्व व्यक्तियों अथवा निगमों के पास होता था, और जहां प्रतिस्पर्धी खुले बाजार में भाग लेते थे। अमेरिका में दो बड़ी सभ्यताओं इजिप्ट और इंका के अचानक नष्ट हो जाने से यह बात उजागर होती है कि आपस में लड़ने वाली दो संस्कृतियां एक दूसरे से बहुत अलग थी, भिन्न थी। एजटेक और इंका दोनों ही साम्राज्यों के मामले में युद्ध कला के स्वरूप ने स्थानीय लोगों को मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप से भयभीत करने में अपनी निर्णायक भूमिका अदा की, और इस संघर्ष से नैतिक मूल्यों के बुनियादी अंतर का भी पता चलता है। स्थानीय लोगों के लिए सोने के प्रति स्पेनियों की जो लालचपना था, लोलुपता थी, उसको समझ पाना मुश्किल था, असंभव था। 1550 के दशक में खानों में काम चालू हो गया, और सन्यासी डोमिनिगो दी सेंटो टॉमस ने इंडीज की परिषद में कहा था कि पोटोशी नरक का मुख है जो हर साल हजारों की संख्या में इंडियन लोगों को निगल जाता है, और वहां के लालची और बेरहम खान मालिक जो हैं उनके साथ लावारिस जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। इन मुठभेड़ों की बर्बरता एक स्पष्ट प्रमाण है कि हारे हुए लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। वैसे गुलाम बनाना कोई नई बात नहीं थी, परंतु दक्षिणी अमेरिका का अनुभव इस दृष्टि से नया था। इसके साथ साथ वहां उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली का प्रादुर्भाव हो गया। काम की परिस्थितियां भयावह थी, लेकिन स्पेनी मालिकों का मानना था कि उनके आर्थिक लाभ के लिए इस प्रकार का शोषण अत्यंत आवश्यक है। 1601 में स्पेन के फिलिप द्वितीय ने सार्वजनिक रूप से बेगार की प्रथा पर रोक लगा दी, लेकिन उसने एक गुप्त आदेश के द्वारा इसे चालू रखने की व्यवस्था भी कर दी। किंतु 1609 में एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत ईसाई और गैर ईसाई सभी प्रकार के स्थानीय लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। इससे उपनिवेशी यानी यूरोप से आकर यहाँ बसे लोग नाराज हो गए, और 2 साल के भीतर ही उन्होंने राजा को यह कानून हटाने और गुलाम बनाने की प्रथा को चालू रखने के लिए मजबूर कर दिया। अब नई नई आर्थिक गतिविधियां जोरों से शुरू हो गई थी। जंगल का सफाया करके प्राप्त की गई भूमि पर पशुपालन किया जाने लगा। 1700 में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों से चल पड़ा, और सभी कामों के लिए सस्ते श्रम की मांग बनी रही, और यह स्पष्ट था कि स्थानीय लोग गुलाम बनने का विरोध करेंगे। अब यही विकल्प बचा था कि गुलाम अफ्रीका से मंगवाए जाने लगे, तो स्थानीय लोग विरोध करने लगे। 1550 के दशक से 1880 के दशक तक जब ब्राजील में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था, ये पॉइंट ध्यान रखें, ब्राजील में 36 लाख से भी अधिक अफ्रीकी गुलामों का आयात किया गया है। इतने अधिक
गुलामों को आयात किया गया, किंतु यह अमेरिकी महाद्वीपों में आयातित अफ्रीकी गुलामों की संख्या का तकरीबन आधा था। ठीक है, यानी जो अमेरिकी महाद्वीप में मंगाए जाते थे गुलाम, उनका आधा। 1750 में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास हजार हजार गुलाम होते थे। दास प्रथा के उन्मूलन के बारे में 1780 के दशक में किए गए प्रारंभिक वाद विवाद में कुछ लोगों ने यह भी दलील दी कि यूरोप वासियों के अफ्रीका में आने से पहले भी वहां दास प्रथा मौजूद थी। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किए जाने वाले राज्यों में भी अधिकांश मजदूर वर्ग गुलामों से ही बना था। उन्होंने यह भी बताया था कि यूरोपीय व्यापारियों को जवान स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाने में अफ्रीकी लोगों से भी मदद मिलती थी, और ये व्यापारी बदले में उन अफ्रीका वासियों को दक्षिणी अमेरिका से आयात की गई फसलें, मक्का, कसावा, कुमाला आदि जो प्रमुख खाद्य पदार्थ थे देते थे। 1789 की अपनी आत्मकथा में ओलाउदा एक्विनो नाम के एक मुक्त किए गए गुलाम ने इन दलीलों का उत्तर देते हुए लिखा है कि अफ्रीका में गुलामों के साथ परिवार के सदस्यों जैसा बर्ताव किया जाता था। एरिक विलियम पहला आधुनिक इतिहासकार था जिसने 1940 के दशक में अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी, ठीक है, इतिहासकार था ये एरिक विलियम्स, पहला आधुनिक इतिहासकार था जिसने 1940 के दशक में अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी, ठीक है, में अफ्रीकी गुलामों द्वारा सही गई जो तकलीफें थी उनका फिर से जायजा लेने की पहल की थी। अब हमारा ये चैप्टर 8 खत्म होता है और थोड़ा सा हम उपसंहार देख लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों में आकर बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे स्वतंत्र देश बन गए। ठीक वैसे ही 1776 में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण कर लिया था। दक्षिणी अमेरिका को आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा परिवार की हैं। वहां के निवासी अधिकतर देशज यूरोपीय, जिन्हें क्रियोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्रियोल कहा जाता था। यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के हैं और उनमें से अधिकांश लोग कैथोलिक धर्मावलंबी हैं। उनकी संस्कृति में यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देसी परंपराओं के तत्व विद्यमान है। और आप यहाँ पे क्वेश्चन आदि देख सकते हैं। एजेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना। ऐसे कौन से कारण थे जिसने 15वीं शताब्दी में यूरोपियन नौचालन को सहायता मिली? किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? और कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया को भेजी जाती थी, जैसे हमने आलू आदि की बात की थी, ठीक है, और गुलाम के रूप में पकड़कर ब्राजील ले जाए गए। यानी 17 वर्षीय अफ्रीकी लड़के की यात्रा का वर्णन। दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवास के विकास को कैसे जन्म दिया। ठीक है, तो आज हमारा यहीं पे 8 चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट 9 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।